मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो एक घोड़े को काबू करने के लिए उसे काफी मार रहा था और जब वो घोड़ा उससे काबू नहीं हो पाता वो उसे गोली से शूट कर देता है। जिसके बाद कहानी कई साल आगे जाती है और हम शॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि फोटोग्राफी के करियर में स्ट्रगल कर रहा है। वो यहाँ एक इमिग्रेंट है जो ग्रीन कार्ड लेकर रह रहा था। उसकी राइली नाम की एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड भी थी जो उससे बहुत प्यार करती है। शॉन उसके लिए कुछ रैंडमली फोटोग्राफ्स क्लिक करने लगता है जिसमें से एक फोटोग्राफ काफी प्राइवेट किस्म की क्लिक हो जाती है। राइली उस फोटो को डिलीट करने को कहती है लेकिन शॉन को लगता है कि उस फोटो में वो काफी सुंदर दिख रही है और वो डिलीट करने से मना कर देता है। जिस पर राइली उससे प्रॉमिस करने को कहती है कि वो उसकी सेमी न्यूड फोटो अपने किसी भी दोस्त को नहीं दिखाएगा, वो फोटो बस उसके लिए है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर शॉन अपनी कार की डिक्की खोलता है जिसमें बहुत सारा कीमती सामान पड़ा हुआ था। उसमें से वो एक रिंग उठाकर बॉक्स में डाल देता है और फिर हम उसे उसकी माँ के पास देखते हैं जिनका आज हैप्पी बर्थडे था। शॉन वही रिंग उठाकर उन्हें गिफ्ट कर देता है। शॉन के स्टेप फादर की शॉन से ज्यादा नहीं बनती क्योंकि शॉन उनकी बात नहीं सुनता। वो चाहते हैं कि शॉन एक अच्छी नौकरी करे लेकिन शॉन को बंद कर काम करना पसंद नहीं है। शॉन अपने दोस्त डेरिक के साथ एक रेस्टोरेंट में पार्किंग वैलेट की जॉब करता है। ये जॉब तो बस दिखावे की थी, असल में ये दोनों उन गेस्ट की कार को पार्क करने के बहाने उनके घर जाया करते थे और दूसरा लड़का उन गेस्ट पर नजर रखता था और घर पर किसी को ना पाकर ये उनके घर से ऐसी छोटी छोटी चीजें चुरा लेते थे जिनके गायब होने की भनक उस घर के ओनर को ना लग पाए। मतलब ये दोनों छिटपुटे चोर थे। इसी तरह जब कार्ल नाम का एक आदमी उस रेस्टोरेंट में आता है, शॉन उसकी कार लेकर उसके घर पहुंच जाता है। घर काफी आलीशान लेकिन खाली खाली था। जिसके बाद उसे वहाँ एक क्रेडिट कार्ड मिलता है जो कि आज ही मेल से आया था। जिसके बाद वो कार्ल के बेडरूम में जाकर उसका फोन यूज करके उस कार्ड को एक्टिवेट करा देता है। शॉन बिना किसी देरी के वहाँ से निकल जाना चाहता था क्योंकि अब तो उसके पास पैसों से भरा क्रेडिट कार्ड था। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे दरवाजे पर जाती है जिसमें बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। वो ज्यादा लालच नहीं करना चाहता लेकिन डायरेक्ट जो फोन पर था वो उससे कहता है कि ऐसा हाथ मारना जिनसे उन्हें कभी दोबारा चोरी करने की जरूरत ना पड़े। जिसके बाद शॉन एक चाबी से उस लॉक को खोलकर अंदर आ जाता है लेकिन उस कमरे में बस एक कंप्यूटर और एक चेकबुक पड़ी थी जिसकी वो फोटो लेने लगता है। लेकिन तभी उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं जब उसके कैमरे में एक लड़की कैप्चर हो जाती है जिसे चेयर से एक घोड़े की तरह बांधा गया था। इस लड़की का नाम कैटी है। शॉन इसे खोलने की कोशिश करता है। वो काफी घबराया हुआ था। उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। कैटी बताती है कि ये सारे लॉक बस एक ही चाबी से खुलते हैं जो कि कार्ल के गले में लटकी हुई थी और फिलहाल वहाँ लगा कैमरा बंद है लेकिन कभी भी ऑन हो सकता है। वहाँ दूसरी तरफ कार्ल भी बाहर आ गया था और वो डायरेक्ट से उसकी कार लाने को कहता है। डायरेक्ट काफी घबरा गया था क्योंकि शॉन अभी तक वापस नहीं आया था। वो शॉन को फोन करके वापस आने को कहता है। कैटी शॉन से उस रूम को पहले की तरह ठीक करने को कहती है जिससे कार्ल को कोई शक ना हो। जिसके बाद शॉन वहाँ से निकलने लगता है। दूसरी तरफ कार्ल ने उस रूम के कैमरे ऑन कर दिए थे जहाँ कैटी को कैच किया गया था। शॉन की नजर एक कमरे पर जाती है जहाँ हर तरह के औजार और केमिकल्स रखे हुए थे। शॉन समझ जाता है कि कैटी का अंत इसी रूम में होगा। जिसके बाद वो वापस कैटी के पास जाता है उसे बचाने के इरादे से, लेकिन कैमरा ऑन होने की वजह से वो अंदर नहीं जाता और कार लेकर वापस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है। लेकिन गलती से वो एक टूल अपने साथ ले आया था जिसे उसने कार की सीट के नीचे छिपा दिया और फिर वो कार्ल को उसकी कार सौंप देता है। कार्ल को उस पर कोई शक नहीं होता। शॉन उस लड़की की वजह से काफी परेशान था और पुलिस को फोन करने की सोचता है। वो एक लोकल फोन बूथ से पुलिस को फोन करता है और कार्ल के घर का एड्रेस देकर उन्हें सब कुछ बता देता है और बाद में डायरेक्ट से कहता है कि आज से वो चोरी करना छोड़ रहा है और फिर वो अपनी कार से कार्ल के घर जाता है और बाहर से उस पर नजर रखता है। उधर अपने बेड की बेडशीट की सिवटें और फोन की कॉल हिस्ट्री देखकर कार्ल को शक होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जिसे शॉन ने वहाँ बुलाया था। पुलिस कार्ल से पूछताछ करने लगती है और उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक लड़की तो है लेकिन वो कार्ल की गर्लफ्रेंड थी। इसलिए पुलिस बिना तलाशी लिए वहाँ से चली जाती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की कार्ल की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक एस्कॉर्ट है जिसे कार्ल ने पैसे देकर बुलाया था। कार्ल के पास पैसा और दिमाग दोनों का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन था। उसे शक था कि उस पर कोई नजर रख रहा है। कुछ देर बाद कार्ल वहाँ से कार लेकर चला जाता है। पूरा घर सील था, बस एक विंडो ही खुली हुई थी जिससे डेरिक और शॉन अंदर आ गए। असल में ये सारा प्लान कार्ल का था शॉन को फंसाने का। वो पुलिस को फोन करके कहता है कि उसके पड़ोस के घर में चोर घुस गए हैं लेकिन असल में वो घर तो उसी का था। शॉन जब उस रूम में दाखिल होता है जहाँ कैटी को रखा गया था, वो देखता है कि उस रूम का नक्शा ही बदल चुका है और कैटी भी वहाँ मौजूद नहीं थी। तभी नीचे पुलिस आ जाती है और शॉन और डेरिक उस खिड़की से भाग जाते हैं। शॉन को समझ आ जाता है कि कार्ल ने जानबूझकर खिड़की खुली छोड़ी थी ताकि उन्हें फंसा सके।
उधर कैटी कार्ल के साथ कार में थी, जिसे वो एक दूर मौजूद कैबिन में लेकर आता है और उसे अच्छे से नहाने को कहता है, जिसके बाद वो उसे एक सेल में बंद कर देता है। शॉन अब खुद जाकर पूरे मामले की रिपोर्ट करता है। पुलिस ऑफिसर को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि शॉन के ऊपर पहले भी कई बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के अलावा और भी कई सारे एलिगेशंस लग चुके हैं। पुलिस को लगता है कि शॉन ने नशा किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक बार उसकी तसल्ली के लिए कार्ल के घर जाकर छानबीन करता है और अपना गैराज दिखाते वक्त कार्ल को पता चलता है कि वहाँ से उसका एक टूल गायब है। पुलिस वाला वापस आता है और शॉन से कहता है कि वो कार्ल को परेशान करना बंद कर दे। उसे लगता है कि शॉन की कार्ल से कोई पर्सनल खुंदस होगी, जिस वजह से वो उसको टारगेट कर रहा है। उधर कार्ल शॉन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था और उसे ट्रैक करने के लिए उसकी कार में एक डिवाइस लगा देता है। शॉन अपना मामला लेकर फिर FBI के पास जाता है, लेकिन वहाँ भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। कार्ल शॉन का पीछा कर रहा था और उसे परेशान देख वो काफी खुश होता है, जिसके बाद वो शॉन का पीछा करता है, उसके घर तक पहुँच जाता है। और जब शॉन नहा रहा था, वो उसके लैपटॉप से सारा डाटा कॉपी कर लेता है और उसके कैमरे का मेमोरी कार्ड भी निकाल लेता है, जिसमें रायली की प्राइवेट फोटोज थी। उसके बाद उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर को धमकाकर शॉन और डेरेक को जॉब से भी निकलवा दिया। शॉन रायली से मिलकर उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसे क्लास के लिए देर हो रही थी और वो बिना कुछ सुने चली जाती है। डेरेक जब रेस्टोरेंट आता है, वहाँ नए स्टाफ को देख उसे कुछ समझ नहीं आता। रेस्टोरेंट का मैनेजर डेरेक को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन डेरेक नए स्टाफ से भिड़ गया। उधर कार्ल के पास अब शॉन की सभी डिटेल्स थी, जिसका यूज करके वो शॉन की फेसबुक पर लॉगिन करता है और रायली की उस प्राइवेट फोटो को अपलोड कर देता है और रिलेशनशिप से हटाकर शॉन के स्टेटस को सिंगल कर देता है। और कुछ ही सेकंड्स में वो फोटो रायली के सभी क्लासमेट्स के फोन पर पहुंच जाती है और रायली को जब ये पता चलता है, वो शर्म के मारे क्लास छोड़कर चली गई। और जब शॉन को इस बात का पता चला, वो रायली से मिलने जाता है, लेकिन रायली उसे मिलने से मना कर देती है। जिसके बाद वो देखता है कि उसकी कार के टायर को पंचर कर दिया गया है और तभी कार्ल तेजी से अपनी कार शॉन की तरफ लाता है, लेकिन शॉन बच गया। जिसके बाद कार्ल उसे फोन करके कहता है कि उसने शॉन को जेल इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो अब अपने हिसाब से उसके साथ खेलेगा। जिसके तुरंत बाद शॉन को पता चलता है कि उसके पापा को चोरी के इल्जाम में फंसाकर जॉब से निकाल दिया गया है और साथ में उसकी माँ को भी। उसके बाद शॉन उन्हें बता देता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स उसी की वजह से हो रही हैं और कार्ल उन सभी लोगों को परेशान कर रहा है जो उसके करीब हैं। उधर रायली को लगता है कि शॉन उसकी प्राइवेट फोटोज लीक नहीं कर सकता और वो उससे मिलकर बात करना चाहती थी। और जब वो रास्ते में थी, कार्ल उस पर हमला करके उसे बुरी तरह से मारता है। शॉन को फोन आता है कि रायली हॉस्पिटल में है। शॉन उसके पास आता है और बता देता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। जिसके बाद रायली उसे वहाँ से दफा होने को कहती है। उधर शॉन को कार्ल की चेकबुक से उसका दूसरा एड्रेस भी मिल चुका था, जो उस कैबिन का था। जिसके बाद वो डेरेक को फोन करता है, लेकिन तभी कार्ल जो उसके घर में पहले से मौजूद था, वो डेरेक को शूट कर देता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे कि उसने सुसाइड किया हो। शॉन जो लाइन में था, उसे जब गन चलने की आवाज आती है, वो पुलिस को फोन करता है। डेरेक की वीडियो कॉल ऑन थी, इसीलिए शॉन के पास कार्ल की फोटो आ जाती है, जिसे वो FBI को भेज देता है। फिर वो डेरेक के घर जाता है, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। जिसके बाद वो कार्ल के घर आता है, जहाँ कार्ल ने ऑलरेडी बम लगाया हुआ था और घर पूरी तरह से लॉक था। ये कार्ल का जाल था शॉन के लिए, लेकिन शॉन को कार्ल की कार मिल जाती है और बम के धमाके के साथ ही शॉन कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर FBI को भी कार्ल की असलियत पता लग गई थी। असल में कार्ल ने बचपन में अपने ट्रेनर को इम्प्रेस करने के लिए उस घोड़े को काबू करना चाहा, लेकिन ऐसा ना कर पाने की वजह से उसने उस घोड़े को मार दिया। जिसके बाद उस ट्रेनर ने कार्ल की शिकायत उसके पापा से कर दी और बाद में कार्ल ने अपनी ट्रेनर को भी मार डाला। कार्ल के पापा ने कार्ल का नाम और पहचान बदलकर उसे सेव कर लिया, लेकिन कार्ल का पागलपन यहीं खत्म नहीं हुआ। उधर शॉन उस कैबिन में पहुंच चुका था और उसे कैटी मिल भी जाती है, लेकिन तभी कार्ल पीछे से उस पर हमला कर देता है और शॉन बेहोश हो गया। जिसके बाद वो कैटी को एक गड्ढे के पास लाकर शूट कर देता है और इस कत्ल का इल्जाम जाता शॉन के ऊपर, क्योंकि कार्ल ने पुलिस को एक मेल भेजा था शॉन की ID से, जिसमें उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। उधर गड्ढे में हम देखते हैं कि कैटी अभी जिंदा है। गोली उसके कान को छूकर निकल गई थी और जब वो ऊपर आने की कोशिश करती है, उसे उस गड्ढे में कई सारी कंकाल और लाशें दिखती हैं। ये सभी कार्ल के विक्टिम्स थे, जिन्हें वो इस गड्ढे में लाकर दफना दिया करता था। कैटी ऊपर आने में कामयाब होती है और शॉन उसे देखकर खुश होता है। कार्ल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद कैटी कार्ल के ऊपर एक फावड़े से हमला करती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। कार्ल उनका पीछा करता है और कैटी को पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे शूट करने वाला था, शॉन पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारता है। पुलिस जब वहाँ आती है, उन्हें वहाँ शॉन और कैटी दोनों मिल जाते हैं और कैबिन के अंदर जाने पर उन्हें कार्ल उसी हालत में मिलता है जैसे हमें कैटी मिली थी, मतलब चेयर से एक घोड़े की तरह बंधा हुआ। और इसी के साथ इस मूवी का हो जाता है दी एंड। दोस्तों